कि हमारे देश में असहिष्णुता किस हद तक बढ़ चुकी है। इंटॉलरेंस की हद इतनी पार हो चुकी है कि मुख्यमंत्री की पत्नी तक को बख्शा नहीं जाता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने क्रिसमस के एक इवेंट में हिस्सा लिया और इसी को लेकर अमृता फडणवीस को ट्विटर पर ट्रोल किया गया। नाम अमृता फडणवीस, पहचान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। महाराष्ट्र के सीएम की पत्नी होने के साथ ही साथ सोशल वर्क सर्किट में भी अमृता फडणवीस को पहचाना जाता है और इसी सिलसिले में एक सोशल इवेंट में हिस्सा लेने पर अमृता फडणवीस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दरअसल अमृता फडणवीस एक इवेंट में बतौर मेहमान गई थी। क्रिसमस को केंद्र में रखकर किए गए इस इवेंट में गरीब बच्चों को गिफ्ट देने की अपील की गई थी। इवेंट के बाद अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट किया। बी सांता कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला। ये क्रिसमस पर गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश है। आप भी गरीब बच्चों के लिए तोहफे दीजिए और खुशियां बांटकर अपनी खुशियों को बढ़ाइए। अमृता फडणवीस ने गरीब बच्चों की मदद के लिए ट्वीट किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सोशल मीडिया पर यह अपील कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरेगी कि वो उन्हें ट्रोल करने लगेंगे। अमृता के ट्वीट के जवाब में लिखा गया, अमृता जी, उन लोगों का सम्मान करिए जिन्होंने आपके पति देवेंद्र फडणवीस को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि इस ट्रोलिंग का अमृता ने भी करारा जवाब दिया। अमृता ने आगे लिखा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं अपने देश में मनाए जाने वाले हर त्योहार का हिस्सा बनती हूँ और ये मेरी अपनी मर्जी है। हम भारत के दर्शन को दिखाते हैं और इस तरह देश और धर्म के प्रति हमारा प्रेम कम नहीं होता। अमृता फडणवीस ने तो ट्रोलिंग का जवाब दे दिया, लेकिन इस तरह दूसरे धर्म के त्योहार और प्रतीकों का सम्मान मानो हमारे समाज को कबूल ही नहीं हो रहा। अमृता फडणवीस से पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी, इरफान पठान और मोहम्मद कैफ भी ट्रोलिंग का शिकार हो चुके हैं। इरफान और कैफ ने योग की तारीफ की थी और इसी को मजहब से जोड़कर कट्टरपंथियों ने इन्हें ट्रोल किया था। इंटरनेट पर लोगों को ट्रोल करने की फुहड़ प्रथा पिछले कई सालों से शुरू है। इस ट्रोलिंग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस तक नहीं बच पाई। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो ये था अमृता फडणवीस का अंदाज, जिससे उन्होंने बड़ी ही सादगी से उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिनको हर बात में समुदाय और धर्म नजर आता है। अब देखते हैं बाराबंकी से बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत का दबंग अंदाज। यूपी के बाराबंकी में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे एसडीएम को गांव वालों ने घेर लिया और सांसद प्रियंका सिंह रावत ने तो भाषा की सारी हदें पार कर दी। भाड़ में जाए सारा काम। आपको तमीज नाम की कोई चीज रह गई या नहीं रह गई? और आप मुंह टेढ़ा करके चले जा रहे हैं। इतना दिमाग खराब है? जबान आपकी भी बहुत चल रही है। आप पूरा हिटलरशिप पे उतरे पड़े हैं। यूपी में योगी सरकार ने भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश दे रखे हैं और इसी का पालन करने के लिए जब बाराबंकी के चैला गांव में पुलिस और राजस्व विभाग के लोग पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही एसडीएम अजय कुमार द्विवेदी मौके पर पहुंचे और उनकी मुलाकात सांसद प्रियंका सिंह रावत से हुई और फिर शुरू हो गया कहा सुनी का दौर। अभी आप सीधा एफसी करके सीधा यहाँ पर आए। मेरे भी घर में है कई एसडीएम, मेरे भी घर में है, ठीक है। मैं भी ब्यूरोक्रेटिक परिवार से हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप नए नए हैं, इसीलिए मैंने सीधा फोन करके आपको बोला इनकी समस्या है, इनको देखकर समझकर उसको दूर करिए। जैसे ही एसडीएम मौके से जाने लगे, प्रियंका सिंह ने गांव वालों से उनको घेरने के लिए बोल दिया। भाड़ में जाए सारा काम। आपको तमीज नाम की कोई चीज रह गई या नहीं रह गई? मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपनी बात पूरी बोली नहीं हूँ और आप मुंह टेढ़ा करके चले जा रहे हैं। इतना दिमाग खराब है? फिर आप क्या सुनेंगे? आप क्या सुनेंगे? जब मामला बढ़ा तो फौरन एमपी साहिबा की सफाई भी सामने आ गई। अधिकारी जो वहाँ पर है वो सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। लगातार कंटिन्यूस बोल रहे हैं। जिम्मेदारी, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बकायदा वहाँ की बात को समझें। एसडीएम अजय कुमार द्विवेदी का कहना था कि उनकी टीम तो अवैध कब्जे को हटाने के लिए गई थी, लेकिन गांव वालों ने काम नहीं करने दिया।
और वहाँ पे काफ़ी भीड़ एकत्रित थी और हमारी टीम को काम करने की स्थिति में नहीं थी, तो इस वजह से हमको लौटना पड़ा। सरकारी मुलाजिम तो महज सरकार के आदेशों का पालन ही कर रहे थे, लेकिन अगर सांसद और कार्यकर्ताओं का रवैया ऐसा ही होगा तो सरकारी कामों को गहरा धक्का लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर बीजेपी शासित राजस्थान से, जहां राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक फरमान ने विभाग के मुस्लिम कर्मचारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आदेश के मुताबिक विभाग में काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों की अलग से गिनती होगी और इसके पीछे वजह बताई जा रही है केंद्र सरकार की मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर जानकारी की मांग। यही वो आदेश है जो इन दिनों राजस्थान में बहस का सबब बना हुआ है। इस आदेश में साफ लिखा गया है कि राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों की गिनती की जाए। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश 30 नवंबर को भेजा गया था और वजह बताई जा रही है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के लिहाज से केंद्र सरकार को यह आंकड़े चाहिए। निदेशालय से हमें लेटर प्राप्त हुआ है, उसके तहत हमारे यहाँ पर कार्यरत PSC, CST सब ट्रेन सेंटर पर जो मुस्लिम कार्मिक हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए गई है, जो कि सच्चर कमेटी द्वारा उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। उसके आधार पर हमसे रिपोर्ट मांगी गई है। हमने नीचे तक प्रपत्र भेज दिया है और अब जल्दी हम डायरेक्टरेट को ये सूचना उपलब्ध करवा देंगे। विपक्षी कांग्रेस समेत अल्पसंख्यक तबके से जुड़े कुछ लोग इस फरमान को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ देश और प्रदेश का सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं चलेगा। सरकार का दायित्व बनता है हर धर्म की रक्षा करना। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी ऐसे आरोपों को निराधार करार दे रही है। देखिए, अब ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, और मुस्लिमों के विकास के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसमें अब किस प्रकार से उनको विकसित किया जाए, किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाए, इसके लिए यदि कमेटी रिपोर्ट मांगती है और हम दे रहे हैं तो इसमें राजनीतिक अर्थ क्या होगा। कभी इतिहास बदलने की कोशिश तो कभी ऐसे अल्पसंख्यकों की गिनती। सरकार अपनी तरह से वाजिब वजह देती है, लेकिन बार बार विवाद वसुंधरा सरकार को घेर ही लेता है। साफ है, अगर विषय माइनॉरिटी से जुड़ा होगा तो सियासत तो होगी। दोनों ही दल खुद को माइनॉरिटी का हितैषी बता रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कहीं हम हित की आड़ में भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। और उधर यूपी में मानो भगवा हवा चल रही है। योगी सरकार का ऐसा कोई फरमान नहीं है, लेकिन न जाने क्यों अचानक सबको भगवा रास आने लगा है। राज्य के बिजनौर में तो एक पुलिस थाने को ही भगवा रंग में रंग दिया गया। ऐसा लग रहा है मानो यूपी में सब भगवा हो रहा है। थाने का गेट भगवा, थाने की दीवार भगवा, थाने की बाउंड्री भी भगवा, या यूं कहें कि पूरा का पूरा थाना ही भगवा। यह है बिजनौर का अफजलगढ़ थाना, जिसके कड़कड़ को भगवा रंग में रंग दिया गया है। थाने की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहां भगवा की छाप ना नजर आती हो। यहां तक कि एंट्री गेट और दरोगा के दफ्तर के बाहर भी भगवा ही चस्पा है। आज तक यूपी पुलिस की पहचान खाकी से होती थी, लेकिन लगता है कि ये थाना अपनी पहचान भगवा रंग से कराना चाहता है। मकसद तो पता नहीं, लेकिन जब न्यूज़ नेशन ने भगवा थाने को लेकर सवाल अधिकारियों के सामने रखा तो उन्होंने कबूल किया कि भगवा की जगह दूसरा रंग इस्तेमाल होना चाहिए था। वो नई उस पैटर्न बनी जो हमारे द्वारा निर्धारित पैटर्न है, मतलब सफ़ेद और आसमानी पट्टी उसी से बनाया जा रहा है सभी थानों में। ये था थाने का हाल। अब जरा एक नज़र मंडी समिति भवन पर भी डालिए। यहाँ भी हर ओर भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। नजीबाबाद मंडी समिति के दफ्तर से लेकर तोल कांटे तक को भगवा रंग दिया गया है। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक तस्वीर बाराबंकी से आई थी, जहां सरकारी स्कूल भगवा रंग में सजा नजर आया था। सिर्फ स्कूल ही नहीं, बच्चों के बस्ते भी भगवा थे। सरकारी बसें भगवा हुई, CM दफ्तर और लखनऊ का सरकारी गेस्ट हाउस भगवा हो गया। इसी वजह से लोग अब कहने को मजबूर हैं, यूपी में सब भगवा भगवा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर चीन की एक बड़ी साजिश की, जिसका निशाना है पूर्वोत्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी। खबरों के मुताबिक चीन अपने इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी डाइवर्ट कर रहा है और इस पानी को चीन तकलामकान रेगिस्तान की तरफ छोड़ रहा है।
कल कल बहती ब्रह्मपुत्र की धारा को रोकने की फिराक में लगता है चीन। अमेरिका की एक संस्था ने कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि चीन ब्रह्मपुत्र का पानी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में ब्रह्मपुत्र के किनारे निर्माण सामग्री नजर आती है, कुछ जगह बांध जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं और अचानक ब्रह्मपुत्र की धारा मानो धरती के अंदर किसी सुरंग में जाती दिखती है। इन इमेजेस को देखकर जो तस्वीर सामने आती है वो कुछ इस तरह की नजर आती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में योंगजांग से होता है, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अरुणाचल की तरफ नामचा बारवा से मुड़ती है और अरुणाचल आते ही इसका नाम हो जाता है सियांग। अरुणाचल से ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हालांकि भारत की तरफ से इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पहले भी ब्रह्मपुत्र पर निर्माण का शक जताया जा चुका है। कुछ ही दिनों पहले अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र का पानी काला हो गया था। वजह थी नदी में बड़ी मात्रा में आया गारा, जिसकी वजह निर्माण सामग्री मानी जा रही थी। खुद स्थानीय सांसद ने इस बाबत फिक्र जताई थी। जो नदी है इसका 1000 किलोमीटर वाला एक टनल वो चाइना बना रही है जिंगजांग प्रोविंस में। ये वहाँ में एक रेगिस्तान है जहाँ उसको वो लोग एक कैलिफोर्निया बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा यही मुझे खेद है कि हमारा सरकार इस पे चुप्पी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अब इस नदी को देखिए, ये एक सीमेंट जैसा नदी हो गया। ये हालात इसी तरफ इशारा करते हैं कि दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर है। टीम न्यूज़ नेशन। अब एक और खबर जो सीधे चीन से जुड़ती है। डोकलाम पर लंबी तनातनी के बाद विवाद मानो कुछ ही वक्त के लिए थमा था। चीन ने दोबारा डोकलाम के नजदीक सैन्य तैनाती बढ़ाई और नतीजा हुआ कि अब भारत भी डोकलाम पर सैन्य गश्त जारी रखेगा। यानी सालों पुरानी परंपरा चीन के इस कदम के साथ खत्म हो गई। भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर खड़ा डोकलाम का पठार। ये पठार अब उन कदमों का गवाह बनने वाला है जो आज से पहले डोकलाम ने कभी नहीं देखे थे। डोकलाम पर चीन ने 1800 सैनिक तैनात कर दिए और इसी के जवाब में चीन की फौज पर नजर रखने के लिए अब भारत ने भी सर्दियों में डोकलाम पर सैन्य गश्त करने का फैसला किया है। दरअसल डोकलाम में इन दिनों भीषण सूखी सर्दी पड़ती है। इस मौसम की वजह से ही सर्दियों में दोनों सेनाएं पीछे हट जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक फिलहाल चीन के सैनिक विवादित इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान सुषमा स्वराज ने डोकलाम के मुद्दे को उठाया था। इस बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि 11 तारीख को भारतीय और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात के दौरान डोकलाम पर चर्चा हुई थी और दोनों ही पक्षों ने माना कि डोकलाम का विवाद दोनों पक्षों के संबंध के लिए चुनौती बन गया था और साथ ही संतुष्टि जाहिर की कि कूटनीतिक माध्यमों से यह विवाद सुलझ गया। भारत डोकलाम को लेकर दोबारा कोई विवाद नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह चीन की फौज कदम उठा रही है उसे देखते हुए लगता है कि डोकलाम पर भारत को सचेत रहने की जरूरत है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।